गाइस, कैसे हैं आप? एंड आई होप कि दैट यू मस्ट बी वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। तो गाइस, अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलता चला जा रहा है और गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ भी आने लग गई है। और इसके साथ साथ आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अपने पढ़ाई के पुराने ढर्रे की तरफ वापस लौट रहे होंगे, उसी मन के साथ, उसी जोशो खरोश के साथ। और इसलिए जैसे जैसे लॉकडाउन आपका स्लैकेंड हो रहा है, मेरा भी काम बढ़ता चला जा रहा है और मुझे अब अपने इंस्टीट्यूट में टाइम भी देना पड़ रहा है। और इसी व्यस्तता के चलते लास्ट वीक मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, नाउ आई एम अगेन विद यू एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी परसिस्टेंट इन माई एफर्ट्स व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब वीडियोज़। तो गाइज़, हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में एवरी के बारे में जाना था एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच येट अनदर डिटर्मिनर। और सबसे खास बात यह है कि ये जो हमारा डिटर्मिनर है ईच और एवरी, इनको लेकर स्टूडेंट्स हमारे ऑफन कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप इस ईच के साथ साथ जिस महाशय ने, जिस छात्र छात्रा ने एवरी का चैप्टर ना पढ़ा हो तो उसको ज़रूर पढ़ें। और जब आप ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे अपने इस हॉवर्ड एकेडमी चैनल पर, तब आपको ईच और एवरी के बीच में बहुत क्लियर ज्ञान हो जाएगा। However, I have tried my level best to differentiate very much clearly between each and every in this chapter alone, but it would be better if you go through chapter every। तो गाइस, शुरू करते हैं, देर किस बात की है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर मैंने आपके सामने 10 रूल्स रखे हैं ईच के, जो कि नॉर्मल नियम नहीं हैं। आपके कुछ ऐसे नियम्स मैंने इसमें डाले हैं जिसके बारे में आपका बुक्स में भी बहुत अच्छे से नहीं बताया हुआ है। और इस चैप्टर से गुजरने के बाद आपको ईच के बारे में एक आइटा डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए गाइस, ये देखते हैं, हमारे सामने स्लाइड है। हमारा ये रूल नंबर फर्स्ट है। इस नियम में हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैं हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। Each is always used in front of a singular countable noun, but not with plural noun और uncountable noun। मतलब ईच हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। गाइस, जैसे आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, हमारी जो नाउन होती है वो उसकी दो कैटेगरी होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी हमारी एक कैटेगरी होती है कि सिंगुलर और प्लूरल। जैसे हम बोलते हैं बॉय, ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर हम बोलते हैं बॉयज़, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी तरह से टूथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टीथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, रिवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, रिवर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन। हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जनरली वो सिंगुलर माने जाते हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं ये मिल्क हो गया, फ्यूल हो गया, टाइम हो गया, वाटर हो गया, या कोई भी फीलिंग हो गई, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट रूल है, बिल्कुल ये एवरी की तरह ही है कि ये जो हमारा ईच है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है और इसका ना तो प्लूरल नाउन से कोई मतलब है, ना ही कोई अनकाउंटेबल नाउन से मतलब है इसका। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ईच बॉयज़ आर डिलीजेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। डिलीजेंट मतलब मेहनती होते हैं। अब हमारी जो गलती दे रखी है वो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। हम देखते हैं कि हमें ये जो बॉयज़ दे रखा है इसको सिंगुलर करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ईच और एवरी जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, किसी भी हालत में ये आपके सिंगुलर होंगे, इसलिए ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। तो हमने आर की जगह किया इज, और आपका जो बॉयज़ में एस लग रहा है इसको हटा दिया। इसी तरह से ईच बुक्स हैव बीन रेड केयरफुली। सो यहाँ हमारा बुक्स प्लूरल है, इसको हमें सही करना है, हमें बुक्स का बुक कर देना है और हैव का हैज़ कर देना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी हमारे हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं। अगर डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट नाउन, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर इनके साथ हम सीधा नाउन लेते हैं तो हमें सिंगुलर रखना है और हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी या मेन वर्ब होगी हमारी सिंगुलर रहेगी। तो गाइज, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो
हमारा ये जो रूल नंबर सेकंड है, मैंने आपसे अभी पिछले रूल में डिस्कस किया था कि अगर हम डायरेक्ट नाउन लगाते तो सिंगुलर होता है। जितने भी हमारे आपके डिटर्मिनर्स होते हैं, अगर वो काउंटेबल नाउन लेते हैं ऑफ के साथ, ये केवल ईच के साथ नहीं है, जितने भी डिटर्मिनर्स हैं, चाहे वो फ्यू है, मैनी है, प्लेंटी ऑफ है, इनफ है, आपका अ लॉट ऑफ है, सबके साथ हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमको प्लूरल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑलमोस्ट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस रूल फिगर्स आउट, सो यू हैव टू मेमोराइज दिस रूल परमानेंटली। तो जब भी हम ईच ऑफ या फिर ईच वन ऑफ के साथ कोई काउंटेबल नाउन लगाते हैं तो वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए, वो हमारा सिंगुलर नहीं होना चाहिए। और लेकिन इसके साथ हमें रूल ध्यान रखना है कि ईच अगर आपका सब्जेक्ट है और उसके साथ हम ऑफ लगा के कोई प्लूरल नाउन लगा रहे हैं, आपको तब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सिंगुलर रखनी है। जैसे कि मैंने कहा है कि आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होते हैं वो ईच और एवरी के साथ हर हालत में सिंगुलर चलते हैं, एक आध एक्सेप्शन को छोड़कर, जिसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है अपने चैप्टर में। तो हम देखते हैं ईच ऑफ द हाउस आर स्लाइटली डिफरेंट। गलती आपकी हाउस और आर दो जगह पे है। अगर ऑफ आया है, एक्चुअली जो ऑफ हम लगाते हैं तो ऑफ हमारा चुनने के लिए यूज़ होता है। ऑफ की हिंदी हम निकालते हैं में से। अब अगर हम बोलते हैं घर में से प्रत्येक, तो अगर हम चुन रहे हैं तो सिंगुलर से हम कैसे चुन सकते हैं, इसलिए ये एक कंपल्शन होती है कि ऑफ द के बाद जो हमारा नाउन होता है वो प्लूरल होता है। और जब वो प्लूरल होगा, चाहे उसमें से हमें केवल एक चुना हो, जैसे वन ऑफ द हाउसेस, तो ये आपका सही माना जाएगा। भाई आपका ऑफ द के साथ जब हमारा प्लूरल होगा तभी तो हम उससे में से कुछ संख्या चुन पाएंगे। तो गाइज हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो ईच है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए आर का हमारा ईच हो जाता है। तो हमारा ये जो राइट सेंटेंस बन गया है, ईच ऑफ द हाउसेज इज स्लाइटली डिफरेंट। सेम ये ईच वन का रूल है आपका। ईच वन ऑफ द बुक कॉन्टेन सम वाइटल इन्फॉर्मेशन। ये जितनी भी किताबें हैं उनमें से प्रत्येक में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें ईच वन ऑफ द बुक्स करना है। तो ये हमारा बुक प्लूरल हुआ। आप चाहें तो आप ईच बुक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफ ले रहे तो आपको प्लूरल रखना है। और कंटेंट का हमारा कंटेंट्स हो गया। गाइस जो मैंने एवरी का चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एवरी ऑफ द के साथ नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि केवल ईच ऑफ द के साथ चलता है प्लूरल नाउन, ईच वन चलता है, एवरी वन भी चल सकता है, लेकिन खाली एवरी नहीं चल सकता। तो गाइज वी मूव टू अवर थर्ड रूल एंड व्हाट अवर थर्ड रूल इज ईच। हमारे जो भी डिटर्मिनर्स हैं गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो किसी नाउन के साथ आते हैं तो वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। लेकिन जब ये डिटर्मिनर्स अकेले आते हैं तो फिर ये डिटर्मिनर नहीं रहते हैं, ये प्रोनाउन बन जाते हैं, तो ये नाउन के साथ आने लग जाते हैं। और ईच इज़ वन ऑफ दैम। आपका सारे डिटर्मिनर्स आपके प्रोनाउन का काम नहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दैम एक्ट एज बोथ एडजेक्टिव एज प्रोनाउन। ईच आपका दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव प्रोनाउन का, लेकिन एवरी आपका प्रोनाउन का काम नहीं करता। इसलिए एवरी कभी अकेला नहीं आता, लेकिन ईच प्रोनाउन के रूप में अकेला आ सकता है। तो यू कैन सी द एग्जाम्पल। आई हैव सीन 3 फिल्म्स अबाउट चर्चिल। चर्चिल के मैंने बारे में 3 फिल्में देखी हैं। अब यहाँ पर जो हमारा एवरी है वो अकेला नहीं आ सकता है। आप यहाँ पे ईच लगा सकते हैं, ईच वन लगा सकते हैं। एंड ईच वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ईच वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और गाइज एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारा ईच होता है वो हमारा लिमिटेड नाउंस के लिए आता है, लिमिटेड यूनिट्स के लिए आता है। यदि हम जानते हैं कि हम जिस यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स का मतलब कोई पशु, आदमी या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है, तो अगर हम जानते हैं कि इनकी एग्जैक्ट संख्या इतनी है तो एग्जैक्ट संख्या के लिए हम ईच बोलेंगे। एवरी हमारा अनलिमिटेड संख्या के लिए बोला जाता है, उसमें एग्जैक्ट नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि हम यहाँ पे 3 मूवीज़ की बात करें तो हम यहाँ ईच लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे एवरी वन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो सेकंड एग्जांपल है, देयर वर 50 रेसिपिएंट्स ऑफ द अवार्ड एंड द प्रेसिडेंट इंटरेक्ट विद ईच या फिर ईच वन। आप एवरी को अकेले नहीं लगा सकते। और
हम यहाँ पर एवरीवन भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संख्या लिमिटेड है। 50 रेसिपिएंट्स 3 फ्लेम। तो गाइज हमारा नेक्स्ट रूल है कि ईच जो होता है वो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा के लिए आता है जब नंबर लिमिटेड है। ऑफ कोर्स जिस नियम के बारे में अभी मैं पहले बात कर रहा था, और वो जो संख्या है वो स्मॉल होनी चाहिए। और एवरेज जो है हमारा वो 3 या 3 से ज़्यादा के लिए बोला जाता है, लेकिन वो अनस्पेसिफिक होता है, संख्या लार्ज होती है, हम जनरल वे में बोलते हैं इसको। तो जब भी आपकी संख्या बिल्कुल प्रिसाइज हो और छोटी हो तब हमको यूज़ करना है ईच। और जब संख्या थोड़ी बड़ी होती है और आप एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो संख्या के बारे में और आप जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं तब आप यूज़ करते हैं एवरेज। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव 10 फिंगर्स। यहाँ पे संख्या आ गई है 10 ऑन आवर हैंड एंड एवरीवन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ईच वन हैज़ सम स्पेसिफिक फंक्शन टू डू। हमारे हाथ में 10 उंगलियाँ रहती हैं और हर एक उंगली का कुछ ना कुछ विशेष काम रहता है। सेकंड, आई हैव 2 बेस्ट फ्रेंड्स। 2 संख्या है, हम यहाँ पे एवरेज नहीं लगा सकते। एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद ईच वन। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मुझे प्रत्येक के साथ समय बिताना पसंद है। दिस अपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 फ्लैट्स। इस अपार्टमेंट में 5 फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट जो है वो वेल फर्निश्ड है, सर्व सुविधा युक्त है। तो ये हमारा स्पेसिफिक नंबर्स के लिए हम ईच लगाते हैं। नाउ वी मूव टू अवर रूल नंबर 5। व्हेन इट क्वालिफाइज अ प्रोनाउन, जब ईच प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, इट कैन नॉट प्रीसीड द प्रोनाउन बट कैन प्रीसीड ऑफ प्रोनाउन एंड द प्रोनाउन इज ऑलवेज इन द ऑब्जेक्ट केस, लाइक एज यू देम। एवरी इस सेंस में नहीं आ सकता। तो गाइज प्रोनाउन क्या होते हैं? हमारे प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब्जेक्ट फॉर्म में रहते हैं। और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम होता है दे का दैम, ही का हिम, शी का हर। तो ये हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में प्रोनाउंस होते हैं। अब ये कह रहा है कि जब ईच प्रोनाउन के साथ आता है तो ये डायरेक्टली उनके साथ नहीं आ सकता। हमें उसको प्रोनाउन को लगाने के लिए हमें बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ईच दैम। तो आपका ये जो आपका प्रोनाउन आ रहा है दैम ऑब्जेक्ट फॉर्म में, हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, हमें इनके साथ ऑफ लगाना पड़ेगा तब आपको सही माना जाएगा। दूसरा, जैसा कि हमने अभी पहले रूल्स में पढ़ा कि जो ऑफ आ रहा है वो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, इसी तरह से वो प्लूरल प्रोनाउन भी लेगा। इसलिए हमारा ऑफ के साथ सिंगुलर प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। आप ऑफ के साथ हिज, हिम, हर, इट ये सब नहीं लगा सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जब प्रोनाउन की बात आती है तो ईच के साथ ऑब्जेक्ट केस चलेंगे और वो भी आपके प्लूरल प्रोनाउन चलेंगे, जो कि मैंने लिखे हुए हैं रूल में, देख सकते हैं, अस, यू, दैम। तो गाइस ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें हमने ईच दैम लिख रखा है। हम ईच दैम नहीं कर सकते हैं, ईच ऑफ दैम। ऑफ कोर्स हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ईच ऑफ दैम वाज रीडिंग अ बुक। सिमिलरली हमारा ईच अस है, हमें ईच ऑफ अस कर देना है। ऐसे ही ईच यू भी नहीं कह सकते हम, हमें ईच ऑफ यू करना है। और सर्टेनली हमारा जो एवरी है वो इस सेंस में आ नहीं सकता है। तो गाइज़ हम ये ईच ऑफ हिम और ईच ऑफ हर भी नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने थर्ड एग्जांपल में लिख रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारा नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट रूल एंड दिस इज़ रूल नंबर 6। और ये कह रहा है कि ईच कैन कम राइट आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट बट नॉट आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा जो प्रोनाउन थे उसके पीछे हम ईज को रख रहे थे, तो हमने प्लूरल प्रोनाउन लिया और वो भी ऑफ लगा के। लेकिन आपके जो प्लूरल प्रोनाउन है वो आपके ईच के पहले आ सकते हैं, लेकिन अब वो सब्जेक्ट फॉर्म में आएंगे। आप देख सकते हैं कि वो सब्जेक्ट फॉर्म में आ सकते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ईच के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आते हैं। सो नाउ वी सी द चिल्ड्रन वर ईच रीडिंग अ बुक। हम जो सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन लिया है जो कि प्लूरल है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका नाउन है चाहे प्रोनाउन है वो आपका प्लूरल होना चाहिए।
आप ईच को हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के पहले भी रख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। और आपके इसी तरह से ऑल और बोथ को भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम बोलते हैं द चिल्ड्रन ऑल या फिर द चिल्ड्रन बोथ, तो हम ऑल बोथ को भी हेल्पिंग वर्ब के बाद भी रख सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के पहले भी रख सकते हैं। और लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट आपका नाउन या प्रोनाउन होगा वो ही सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आपका वर चलाया है। आप देख सकते हैं चिल्ड्रन के हिसाब से यहाँ हमारा वर चल रहा है। तो लेकिन आप द बॉय ईच नहीं लगा सकते। जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमारे प्लूरल नाउन होना चाहिए, हम द बॉयज़ ईच ही करेंगे। अगर आगे हम देखते हैं ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट सिंगुलर है जो कि गलत है। और वैसे आप जानते होंगे ग्रामर में बिटवीन हमारा 2 के लिए आता है और अमंग हमारा 2 से ज़्यादा के लिए। तो इसका मतलब बिटवीन और जो अमंग है वो हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। तो हम चाहे स्टूडेंट्स ईच कर दें या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कर दें, डजेंट मैटर, लेकिन वो आपका प्लूरल होना चाहिए। तो गाइज अगेन हम चलते हैं, आपका रूल नंबर हमारा 7 है और हम देखते हैं कि ईच चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, प्रीसीड का मतलब पहले आना, सक्सीड का मतलब बाद में आना, वो हमेशा प्लूरल प्रोनाउंस के साथ ही आएगा, और चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट केस हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देख सकते हैं। हमने रूल पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केस देख रहे हैं इसमें। ईचस, ईच देम, ईच यू आपका गलत है, हमें ईच ऑफ करना है। लेकिन इसमें गाइज ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ईच है और उसके हिसाब से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ लगेगा। हमारा सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में देम, यू, अस नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब हम देम, यू और अस को हम पहले लेते हैं तो वो बन जाते हैं आपका सब्जेक्ट फॉर्म वी, दे, यू। और अब हम उनके साथ ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इनके साथ जो ऑफ है वो हमारा गलत हो जाता है। हम ऑफ तभी लगाते हैं जब वो ईच हमारा पहले आता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जब आपका वी, ये, दू आएगा तब हम यहाँ पर ऑफ नहीं लगाएंगे, ऑफ हटाना है। और ऑफकोर्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट प्रोनाउन या फिर नाउन होता है, तो इसका मतलब वी, दे, यू सब्जेक्ट है हमारे, जो कि प्लूरल है, इसलिए हमने उनके हिसाब से हैव लगाया है। तो वी, दे, यू ईच हैव हैड सम शॉर्ट कमिंग्स टू रिफॉर्म। तो कुछ कमियां हैं सुधारने के लिए गाइज। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ईच की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ सकती है और वो हेल्पिंग वर्ब के पहले भी आ सकता है। तो हम देखते हैं कि दोनों वाक्यों में हमारी जो ईच की पोजीशन है वो सही है। हमारा हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है। तो गाइज ये हमारा रूल इस तरह से चलता है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में देख लेते हैं, हमारे थर्ड और फोर्थ तो 2 एग्जाम्पल है। आई हैव क्रिटिसाइज्ड ईच दैम, ईचस गलत है, ऑफकोर्स ईच ऑफ करना है। और जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव क्रिटिसाइज्ड दैम अस, यू ईच भी कर सकते हैं। इस सेंस में आपको ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इस कंस्ट्रक्शन ऐसे बनेगा। बस फ़र्क ये है कि जब इस गेट के रूप में होता है तो ये दैम का दे, अस का वी हो जाता है, यू तो दोनों में बराबर रहता है आपका, और जब ऑब्जेक्ट में रहता है तो ये रहता है। और वही रूल है, ईच सिंगुलर के साथ नहीं आ सकता। तो गाइज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 8 है ये। जो हमारा ईच होता है वो एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं, इंडिविजुअलिटी के लिए यूज़ करते हैं। और ईच से पता चलता है कि ये इनमें डिसिमिलरिटी है, जबकि जो एवरी होता है वो कलेक्टिविटी की तरफ इशारा करता है और वो सिमिलर एक्शन की तरफ इशारा करता है। सो फर्स्ट टाइम मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कलेक्टिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। ईच जो होता है गाइस, वो एक जब ग्रुप में बोला जाता है, ग्रुप के अंदर जितनी यूनिट्स होती हैं तो उन यूनिट्स के लिए वो अलग अलग यूज़ होता है। अलग अलग का मतलब ये होता है कि ईच और एवरी को हम लोग एक समझते हैं, जबकि ईच जो होता है वो ये दिखाता है कि जो यूनिट्स हैं वो इंडिविजुअल हैं और वो किसी मायने में एक दूसरे से अलग हैं। जबकि एवरी उस
एवरी पूरे ग्रुप के बारे में बातें करता है और एवरी का काम होता है कि उस ग्रुप की जो भी यूनिट्स होती हैं उनके बीच में समानता दिखाना और उनको सबको बराबर प्रदर्शित करना। तो जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं हम ईच यूज़ करेंगे, और जब हम कलेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम एवरी यूज़ करेंगे। एंड दिस कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविटी मस्ट बी क्लियर बाय द बिलो एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ सी वी हैव आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच कैंडिडेट हैज़ गिवन अ डिफरेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम एक्शन देखते हैं क्या है कि हर कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का अलग अलग जवाब दिया है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये एक्चुअली डिसिमिलर एक्शन दिखा रहा है कि इन सब के एक्शंस एक दूसरे से अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ईच बिल्कुल सही है। वी सी अवर सेकंड एग्जांपल, एवरी कैंडिडेट कुड बी सीन इन प्रॉपर ड्रेस कोड। तो हम जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं हम देख रहे हैं कि सबने प्रॉपर ड्रेस पहनी है। ये उनके बीच में एक कॉमन चीज़ है कि वो सब अच्छी, जो भी ड्रेस कोड उनको उचित बताया गया था वही पहन कर आए। इसका मतलब इट इज़ इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द सिमिलर एक्शन। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर मैट ईच ऑफिसर इन पर्सन। ये इंडिविजुअलिटी की तरफ इशारा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पर्सनली हर ऑफिसर से मिले। तो इसका मतलब वो एक एक करके सबसे मिले। अगर ये स्थिति होती कि सारे ऑफिसर एक जगह बैठे होते और प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे खड़े होकर उन सब से नॉर्मली मिलते एक साथ, तो वो कलेक्टिविटी की तरफ इशारा करता। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है हम देखते हैं कि आई हैव इन्वाइटेड एवरी फ्रेंड ऑफ माइंड टू माई इंगेजमेंट। जब मेरी इंगेजमेंट हुई तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया। इसका मतलब जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, ये एक कलेक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। एक मैं इसेंशियल पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, ईच जो होता है वो ऑल नहीं बोलता है, वो वन बाई वन की तरफ इशारा करता है, जबकि एवरी जो होता है वो ऑल के लिए बोला जाता है। अगर आप बोलते हो कि एवरी रिवर इज़ होली, तो इसका मतलब है ऑल रिवर्स आर होली। तो जो एवरी होता है वो हमारा ऑल की तरफ इशारा करता है। तो गाइस ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ईच और एवरी में ये अपने आप में ही एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है। वी मूव टू अवर सेकेंड लास्ट रूल विच इज़ रूल नंबर 9। और हम देखते हैं कि जब हम वाक्य में स्ट्रेस डालना चाहते हैं तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो गाइज स्ट्रेस कब आता है, जब हम ओथ सौगंध खाते हैं, वादा करते हैं, रिजॉल्व प्रतिज्ञा करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, चेतावनी देते हैं, या कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तब हम वहाँ पर ईच का प्रयोग करते हैं। अब जब हमारे सेंटेंसेस में इस तरह की फीलिंग्स अगर पैदा होगी तो हमें ईच का प्रयोग करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ईच प्लेयर मस्ट गिव हिज 100% टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। ये नेसेसिटी दिखा रहे हैं, ये मस्ट जो लग रहा है ये नेसेसिटी दिखा रहा है कि हर एक प्लेयर को अपना 100% देना पड़ेगा। तो ये एक नेसेसिटी एक तरह से ये प्रेस कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि हर बंदा अपना 100% दे। हम सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, वी विल सीवियरली पनिश ईच ऑफ द कल्प्रिट्स बिहाइंड दिस ग्रूसम एक्ट। तो ग्रूसम एक्ट कोई भी बहुत दुर्दांत क्रूरतम अपराध, तो किसी भयंकर घिनौने अपराध के लिए हम ग्रूसम वर्ड यूज़ करते हैं। और कहा जा रहा है कि जो भी कोई भी दोषी है प्रत्येक को सज़ा मिलेगी जो इसके पीछे है। तो ये एक तरह का रिजॉल्व है, प्रतिज्ञा है, या एक तरह की हो सकता है कि वार्निंग हो। तो इसमें एक्चुअली में प्रेशर कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ईच यूज़ कर रहे हैं। और हर एक गुजरते दिन के साथ जो सांप्रदायिक जो दुर्भावना है, कम्युनल डिसहार्मनी मतलब सांप्रदायिक दुर्भावना, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर भी हमें प्रेशर नज़र आ रहा है कि हर एक गुजरते दिन के साथ, हर एक गुजरते लम्हे के साथ हम बोलते हैं। तो जब भी हमें वाक्य में कुछ स्ट्रेस ऐड करना होता है, कुछ एम्फेसिस ऐड करना होता है, हम ईच का प्रयोग करते हैं। तो गाइज अगेन हम चलते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ। और रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बट बहुत ही जनरल रूल है। दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का ध्यान देना है आपको। ये ईच अदर और वन अनदर होते हैं जो आपके काउंटेबल नाउन्स के लिए आते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। जब हम कपल की बात करते हैं तो जो
दो बंदे कपल में शामिल हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर वो कोई लवर्स हो, तो एक मेल और एक फीमेल के बारे में हम बातें कर रहे हैं। इसका मतलब वो दो जने हैं। द कपल आर नॉट गेटिंग अलोंग विद वन अनदर ऑप्शन सही नहीं है। हम ईच के साथ गाइस ये भी ध्यान रखना है आपको, अनदर यूज़ नहीं कर सकते और वन के साथ अदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें ईच के साथ हमेशा अदर यूज़ करना है, वन के साथ अनदर। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, वन अनदर और ईच अनदर। हमें क्या बोलना चाहिए, ईच अदर, क्योंकि कपल का मतलब टू यूनिट्स, मतलब टू पर्सन्स। इसके बाद पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स आर इन कॉल्यूजन विद ईच अदर। जब एक सीक्रेट रिलेशन बनाया जाता है, आपका साठ गांठ करने को हम कहते हैं कॉल्यूजन। गलत काम करने के लिए जो एक सीक्रेट सिंडिकेट बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं कॉल्यूजन। तो आज राजनेताओं और अपराधियों की आपस में एक दूसरे के साथ साठ गांठ है। गाइज आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, क्रिमिनल दो से ज़्यादा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स, ये जो दो प्रोफेशनल्स हैं, एक्चुअली में हमने इनको दो कैटेगरी माना है। तो इनको हम दो कैटेगरी मानते हुए बातचीत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ईच अदर सही है। G5 कंट्रीज़ में आप जानते हैं कि एटलीस्ट 5 कंट्रीज़ हैं। तो द G5 कंट्रीज़ हैव मेड अ पैक्ट। G5 कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ समझौता किया है अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व देयर बाउंड्रीज। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा G5 है, तो यहाँ पे वन अनदर आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड वन अनदर्स नीड। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना चाहिए। ऑल ऑफ अस जब हमने बोला है तो वो दो से ज़्यादा है, क्योंकि ऑल टू के लिए नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रूल ईच के लिए। और चैप्टर कैसे लगा इसका फीडबैक देना। आप में से काफ़ी बंदे चैप्टर देखते हैं, नियमों को पढ़ते हैं। आई डोंट नो कि आप नियम उतारते नहीं उतारते हैं, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड putting down the rules by you. Until you put down, so there is actually a greater risk of all these rules slipping out of your mind. तो ज़रूरी है कि भी आप ये चैप्टर पढ़ो, यूट्यूब में कोई भी चैप्टर देखो तो उसके नोट्स बनाइए। एंड दीज आर वेरी प्रेशियस रूल्स with regard to our spoken and written English, our competitive English, and they will help you out immensely. तो guys, this is a fun to learn। और इसी तरह जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, चैप्टर्स रिसीव करते रहिए और अपने फीडबैक मुझको भेजते रहिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर किसी न्यू चैप्टर के साथ।